काफ़ी जगह मैंने देखा है कि लोग हर चीज़ को अतीत में ले जा रहे हैं आजकल, और हर चीज़ के लिए नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। तो आपका इस पे क्या विचार है? देखिए, नेहरू के बहुत सारी विफलताएं हैं, उसकी आलोचना होनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए नेहरू की आलोचना कर देना बहुत ही गलत नज़रिया है। नेहरू इस राष्ट्र के संस्थापक हैं और नेहरू के सफलताएं उनकी विफलताओं से कहीं ज़्यादा है। नेहरू अपने समय के एक तरह से आइकॉन थे, या ये कह सकते हैं कि उनको स्टेट लीडर माना जाता है। भारत जिस दौर में आज़ाद हुआ, नेहरू उस दौर में विश्व की एक तरह से बड़े लीडर हुआ करते थे, विश्व भी उनसे प्रेरणा लेता था। आप नेहरू की सफलताएं देखिए, उस समय शिक्षा, IIT, IIM और कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले गए, जबकि हमारे साथ ही एक और देश आज़ाद हुआ जो हमसे बटा, और वहाँ पे भी एक सरकार आई नेहरू के, जैसे यहाँ पे नेहरू और पटेल के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा, वैसे ही वहाँ पे लियाकत और जिन्ना के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा। वो देश कहाँ गया और ये देश कहाँ गया, इन दोनों की सफलता, शिक्षा व्यवस्था और रिसर्च वगैरह सब चीज़ पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नेहरू की सफलता काफ़ी ज़्यादा है रिस्पेक्टिवली उनकी विफलताओं के। आप सीधे हर चीज़ के लिए नेहरू पर बम नहीं फोड़ सकते, आप उनकी विफलताओं की आलोचना करिए, और वो होती रहती है और होगी। हम ही नहीं, बाहर भी जब कभी विदेशी चैनल इस पे बात करते हैं तब भी वो नेहरू को टारगेट करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। यहाँ तक कि नेहरू ने जिस स्थिति से देश को आगे बढ़ाया, उसके लिए हमें तो ये मानना चाहिए कि नेहरू ने बहुत बड़ा काम किया। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय चर्चिल का मानना था कि इस देश में ऐसा नेतृत्व ही नहीं है कि वो देश को आज़ाद रख पाएगा, और कुछ टाइम के बाद जो चर्चिल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, वो फिर से गुलाम हो जाएगा वो देश। तो सबसे बड़ी बात तो उन्होंने चर्चिल को झुठलाया और इस देश को यहाँ तक ले आए जहाँ पर आज हम मार्स मिशन भेज रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है। 10, 12, 14 साल जो उनकी सरकार रही, उसमें उन्होंने बहुत कुछ दिया है इस देश को। अब आपकी बात से मुझे 2 क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आए हैं। पहला तो ये है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो नेहरू को जो इतना क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आजकल की जो जनरेशन है, फेसबुक पे देखिए आप, ट्विटर पे देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी पे देखिए आप, नेहरू एक प्राइम जो है विक्टिम है ट्रोलिंग के, राइट? तो क्या आपको लगता है कि युवाओं में जागरूकता बढ़ी है, किताबों से बाहर निकल के जो बाकी सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं इतिहास पढ़ने के, वहाँ से उनको जानकारियाँ मिली और जानकारी की वजह से उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, या गवर्नमेंट का इसमें कोई जो हिडन एजेंडा है इसके तहत वो उनको जानबूझ के टारगेट करवा रही है? जो इस समय गवर्नमेंट है, जिस पार्टी की सरकार है, वो भारत की दूसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस को हटा भी सकती है भाई, उसने हटाया भी अपने प्रयासों से। तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनको डिफेम करने की कोशिश करती है। नो डाउट कांग्रेस आजकल है वो एक फैमिली ओरिएंटेड पार्टी है, और नेहरू उस पार्टी के बहुत बड़े चेहरे हैं। इतने बड़े कह सकते हैं जैसे कि चाइना में माओ हो गए, या फिर और देशों में जहाँ पर उनके संस्थापक लोग थे, उस तरह से। तो हम ये कह सकते हैं कि नेहरू को डिफेम करके वो कहीं ना कहीं अपना मोटिव सिद्ध कर सकते हैं कि इस पार्टी में जो कुछ जितने भी लोग हुए वो कहीं ना कहीं बुरे हुए। अगर उस फैमिली विशेष की बात की जाए तो उससे बाहर के लोगों को क्रिटिसाइज करने से ये लोग बचते हैं, क्योंकि उनको एक परिवार को टारगेट करना है जो कि उस पार्टी को, पर्टिकुलर पार्टी को चला रही है। अगर नेहरू को जितना डिफेम करेंगे वो कांग्रेस को उतना ही कहीं ना कहीं नीचे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड है। आप नेहरू की सफलताओं और विफलताओं पे बराबरी से बात करिए, तब तो बात की जा सकती है। लेकिन अगर आप उनकी विफलताओं के बजाय झूठे न्यूज़ फैलाना चाहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान देना चाहते हैं, आप कई सारे फेक पिक्चर्स देखते होंगे किसके साथ नेहरू के जाति, धर्म, मजहब और उनके हिंदू मुसलमान होने पर भी बात होती है, उनके चरित्र पर भी बात होती है। ये कहाँ से आता है मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। युवाओं से यही कहा जा सकता है कि आप एक सही रिसोर्स से जानकारी लीजिए, नेहरू के बारे में पढ़िए, और जिनके भी बारे में सरकार आलोचना करती है उनके बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, और आपको समझ में आएगा कि नेहरू उतने भी बुरे नहीं हैं जितना कि ये सरकार फैला रही है। नेहरू की विफलताओं की आलोचना होनी चाहिए, तिब्बत पर उनकी आलोचना हो सकती है, कश्मीर पर उनकी आलोचना हो सकती है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उनकी आलोचना हो सकती है, और उनकी पार्टी के लोगों ने भी समय समय पर उनकी आलोचना की है। उनके खुद के दामाद रहे फिरोज गांधी ने उनके भ्रष्टाचार पे उनकी आलोचना की थी।
उन्हीं के पार्टी के रामधारी सिंह दिनकर ने चाइना युद्ध के टाइम पर उनकी आलोचना की थी, तो उनकी विफलताओं पे आप आलोचना करिए, और उन्हीं को नहीं, विपक्ष को ही नहीं, उनकी पार्टी को भी आलोचना करनी चाहिए कि नेहरू ने ये काम किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। लेकिन आप गलत आधार बनाकर एक फेक न्यूज़ के आधार पर किसी की आलोचना नहीं कर सकते, वो नेहरू हो या कोई भी। तो आपका कहना है कि ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जो है ट्रोलिंग है और इसमें युवाओं को उलझाया गया है? बिल्कुल, युवाओं को कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ के सहारे ऐसा कर दिया गया है कि उनके दिमाग में कुछ भर गया है कूड़ा कबाड़ा सा, और वो नेहरू पर ऐसे ऐसे आक्षेप लगाते हैं जो कि शायद उन्हें नहीं लगाना चाहिए। उन्हें जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। अगर आपके पास प्रमाण है, नो डाउट आप नेहरू के ऊपर आरोप लगाइए, लेकिन आपके पास अगर प्रमाण नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि नेहरू के बाप गयासुद्दीन गाजी थे? अगर गयासुद्दीन गाजी थे तो फिर भैया जिन्ना से देश बांटने का क्या औचित्य था? फिर तो आप जिन्ना को भी स्वीकार कर लेते भारत के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, या जिन्ना और नेहरू अगर एक ही धर्म के थे तो फिर देश का विभाजन धर्म के आधार पर क्यों हुआ? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। तो मतलब अगर आप नेहरू के बारे में एक चीज़ और जानना चाहूँ अगर मैं अपनी रुचि के हिसाब से, तो क्या आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि नेहरू ने भी काफ़ी गलत फैसले लिए, उनकी विफलताएं भी हैं, तो क्या वो विफलताएं उनकी पॉलिसीज़ गलत थी इसलिए हैं क्या, या फिर उस समय की परिस्थितियों ने उन डिसीजंस को गलत कर दिया? हाँ, समय के साथ मैं यही कह रहा हूँ, जिस समय देश आज़ाद हुआ 1947 में, उन परिस्थितियों को समझकर उनका आकलन किया जाना चाहिए। उनका आकलन गलत था? नहीं, उस समय नेहरू का उनका इंटेंशन गलत नहीं था। आकलन गलत था, हो सकता है हाँ, उनसे गलती हो गई कुछ चीज़ों में। हर एक जगह पर हर एक सरकार की अपनी फेल्योर है, और जब परिस्थितियां उल्टी होती हैं तब गलतियां होती हैं, इसको आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका समन्वय ठीक नहीं था उनके कैबिनेट के साथ, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ, और उनके डिसीजंस को उन्होंने कई बार स्वीकार नहीं किया या फिर अपना एक तरह से मनमानी करी, और काफ़ी डिसीजन जो है गलत हुए। क्या इसमें कोई सच्चाई है? सरकार जो नेहरू जी की सरकार थी उसमें बहुत सारी अच्छी बातें थी। आपने सरदार पटेल का जिक्र बहुत अच्छा किया है। अब की राजनीति में सरदार पटेल को और नेहरू को दो विपरीत ध्रुवों की तरह खड़ा किया जाता है। ये एक बहुत ही विचारणीय तथ्य क्या है। ऐसा था? ऐसा था नहीं। देखिए, एक ऐसी सरकार जहां पर गृह मंत्री प्रधानमंत्री की आलोचना करता है, आप इसमें अच्छाई भी तो देख सकते हैं। क्या आज गृह मंत्री या राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे, क्या आप सोच सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री की इस तरह से आलोचना कर सकते हैं? इस तरह से आलोचना तब करेंगे जब मतभेद होंगे ना, जब दोनों सेम पेज पे हैं तो आलोचना क्यों करेंगे? अगर वल्लभ भाई पटेल ने उनकी आलोचना करी, मतलब वो दोनों के बीच में मतभेद थे कहीं ना कहीं। मतभेद होना, आप हो सकता है उनकी पॉलिसीज को डिनाई करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन नहीं कर पाए, आज नहीं कर पा रहे हैं। उस समय बोलने की आज़ादी थी। जब उनके दामाद भरी सदन में खड़े होकर उनसे पूछते हैं कि आपका मंत्री, वित्त मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर इतना भ्रष्टाचारी है, तब नेहरू को जवाब देना पड़ता है। जब विपक्ष के नेता, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का वो भाषण देखा होगा जिसमें वो कहते हैं कि हमने इतनी आलोचनाएं कि आज लोग होते तो बुरा मान जाते, तो कहीं ना कहीं नेहरू सुन सकते थे। जिसको राज्यसभा लाते थे वही उनसे सवाल करता था, तो सवाल पूछने और सवाल के जवाब देने की प्रवृत्ति थी उस सरकार में। आलोचना ठीक है पाठक जी, हम समझ गए आपकी बात जो आप कहना चाहते हैं। आलोचना अपनी जगह पे ठीक है। नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की आलोचना की, उन्होंने उनकी की, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये था कि जो नेहरू की जो विफलताएं हैं, जो उनके गलत डिसीजन माने जाते हैं, क्या वो डिसीजन इसलिए गलत हुए कि जो है उन्होंने अपने कैबिनेट, खास करके अपने कलीग्स का जो है उनकी सलाह नहीं ली या उनको ओवर रूल किया, ऐसा था? या फिर सबका मिला जुला डिसीजन था और वो समय के साथ गलत हो गया? सबका मिला जुला डिसीजन था, वो समय के साथ गलत हो गया। कश्मीर इशू पे बात करें, खास करके हाँ, उसी कश्मीर इशू पे बात करें, शुरुआती दिनों में सरदार पटेल कश्मीर को भारत में मिलाने के इच्छुक नहीं थे, क्योंकि भारत में जो भाग मिलाए गए भारत में, वो जूनागढ़ या हैदराबाद, वो मैंडेट करा के मिलाए गए थे, और जहाँ की पॉपुलेशन हिंदू ओरिएंटेड थी, तो इस आधार पे। लेकिन कश्मीर के साथ मामला उल्टा था। कश्मीर में जो आबादी थी वो मुस्लिम ओरिएंटेड थी, और मैंडेट कराना एक खतरनाक कदम हो सकता था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सफलता कह सकते हैं कि उन्होंने कश्मीर के सबसे मास लीडर शेख अब्दुल्ला को अपनी तरफ कर लिया। लेकिन शर्त ये रखी कि मैंडेट कराएंगे। हाँ, मैंडेट क्या ये गलत डिसीजन नहीं था? गलत डिसीजन नहीं था। उस समय का आप इतिहास उठा के देखो, उस समय जिन्ना साहब इस बात से खौफ में थे कि अगर कश्मीर में मैंडेट हो जाएगा तो भारत जीत जाएगा। लेकिन मैंडेट उन्होंने केवल ऐसा लोगों को बोला, लेकिन कराया नहीं उस समय के साथ साथ। और जो आज, मतलब अब तो खैर समाप्त हो गई 370, लेकिन फिर वो वादा, उनका कमिटमेंट बहुत दिनों तक चला, और उस चक्कर में जो है एक जो राज्य है अपना, वो एक तरह से अलग थलग पड़ गया था। वहाँ के लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं करनी पड़ी। तो क्या उनका गलत डिसीजन नहीं था वो?
देखिए 370 लागू होने पे तो हम बात कर लेंगे, लेकिन अगर मैंडेट का सवाल करें तो यूएन में जाना कोई गलत कदम नहीं था। यूएन में जिस माध्यम से ये लोग गए थे वो मैंडेट के लिए गए थे। लेकिन उस समय जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो जैसे कि जो इतिहास लिखा गया, इतिहासकारों ने लिखा है, केवल उन्होंने लिखा है कि नेहरू ने केवल अपनी जो है इंटरनेशनल छवि को जो है बरकरार रखने के लिए कि दुनिया हमें हमारे ऊपर उंगली न उठाए, कि हम लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि जूनागढ़ में ऐसा हो चुका था। बिल्कुल है। तो क्या उन्होंने केवल दिखावे के लिए जो है हम लोगों को जो है इतना दिन मतलब परेशानी में ठेल दिया? नेहरू को इस बात का 100% भरोसा था कि अगर वहाँ मैंडेट होगा तो वो राज्य भारत के हिस्से में आएगा, क्योंकि नेहरू के साथ उस समय कश्मीर राज्य तो ऐसे भी आ रहा था। नहीं, आप उस तरह से जबरदस्ती दिखता, हाँ दिखता, लेकिन आता तो हमारे साथ। तो जबरदस्ती तो आज भी दिख रहा है वो। अगर आज का सवाल नहीं, मैं आप नेहरू के समय की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जब नेहरू जी मैंडेट कराने की बात कर रहे हैं, अगर आपको आराम से वो राज्य मिल जा रहा है तो जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? उस दौर का आप इतिहास पढ़िए। भारत के जो वायसराय साहब थे, लॉर्ड माउंटबेटन, वो जिन्ना साहब के पास एक कहने गए कि आप मैंडेट करा लीजिए। जिन्ना ने मना कर दिया, क्योंकि उनको डर इस बात की थी कि जो कश्मीर के सबसे बड़े और जनता में सबसे लोकप्रिय नेता हैं शेख अब्दुल्ला साहब, वो नेहरू के अभिन्न मित्र थे और उनका ओरिएंटेशन भारत की तरफ था। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कश्मीर अगर भारत की तरफ आया तो वो कहीं ना कहीं शेख अब्दुल्ला की वजह से आया और उनकी नेहरू से मित्रता की वजह से आया। तो जितना भी हिस्सा हमारे पास है उसमें नेहरू और शेख अब्दुल्ला का क्रेडिट है। अगर उस समय मैंडेट हो जाता तो हम एक लीगल और अच्छे तरीके से कश्मीर ले सकते थे। हमें ऐसा कुछ ना करना पड़ता कि जिससे हमें बाहर में ये छवि जाए या ये दिखावा हो कि भाई हमने बुरा किया किसी के साथ। चलिए ठीक है, तो बातें होती रहती हैं, ये तो एक सतत चलने वाली बहस। बस मेरा ये कहना है कि उस दौर की परिस्थितियों के हिसाब से कश्मीर इशू देखा जाना चाहिए। आज मैंडेट कराना हो सकता है खतरनाक था, लेकिन उस टाइम पे मैंडेट अगर होता, आप उस टाइम का इतिहास उठाइए कर देखिए, वो मैं आपकी बात समझ गया। आप ये क्लियर हो जाएंगे कि उस टाइम के मैंडेट में भारत मैंडेट जीत रहा था। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो मेरा कहना था, क्या ये डिसीजन गलत उस समय इसलिए था, मतलब मेरे हिसाब से था, या लोग ऐसा मानते हैं था कि जब हमें ऐसे ही मिल रहा था तो मैंडेट का वादा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बस केवल ये दिखाने के लिए नहीं, हम आप लोग को दबा नहीं रहे हैं, कुचल नहीं रहे हैं। हो सकता है उस समय के हिसाब से समय की ज़रूरत रही हो, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको जो है टारगेट न करे, जो भी रहा हो, लेकिन उनका डिसीजन जो है कुछ एक गलत रहे या नहीं रहे, वो एक खुली बहस का जो है मुद्दा है। हाँ, लेकिन जो क्रिटिसाइज़ किया जाता है उनको, जो उनके डिसीजन जेन्युइन गलत थे, क्या उस पर क्रिटिसाइज करना गलत है उनको? नहीं, जेन्युइन गलत तो ये उसमें जेन्युइन गलत नहीं था। ये जेन्युइन गलत नहीं था, मैं ऐसे नहीं मान सकता कि वो जेन्युइन गलत, क्योंकि अगर आप अपनी छवि को लेके भी चिंतित हैं और साथ ही साथ आप जो कदम अपनी छवि बनाने के लिए उठा रहे हैं उससे इंडिया को या अपने देश को फायदा भी हो रहा है, तब आपको उस कदम उठा लेना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे तरीके से, मतलब ये भी जाता, जो वर्ल्ड कम्युनिटी थी उसमें ये भी जाता एक मैसेज कि भारत ने मैंडेट कराया और मैंडेट में भारत ने जीता और कश्मीर को अच्छा मैसेज जाता। नेहरू की छवि बढ़ती, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आप वर्ल्ड कम्युनिटी में भारत एक कंट्री की भी रिप्रेजेंटेशन और उसकी छवि अच्छी जाती। बाद में परिस्थितियां बिगड़ी। मैं समझ गया, मतलब आप ये कहना चाहते हैं उनका इंटेंशन सही था, लेकिन शायद उनका आकलन जो है थोड़ा सा गड़बड़ था। हाँ, मैं एक और चीज़ कहूँगा इसके कि कश्मीर में हालत बिगाड़ने के लिए बाद की सरकारें रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आज जनता का मैंडेट नहीं जीत पा रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं बाद की सरकारों ने कुछ ऐसा तो किया होगा ना कि जिसके वजह से जनता वहाँ की भारत से दूर हुई। नहीं तो बाद की सरकारों ने किया या फिर हमारे पड़ोसी देश ने ऐसा कुछ किया? दोनों ने भारत की सरकारों ने भी या तो उनको मौका क्यों दिया कि वो हमारे इन लोगों में जो हमारे लोग थे उनके बीच ऐसा अविश्वास क्यों पैदा हो गया। ये सवाल सरकारों को भी जिसका जवाबदेही होनी चाहिए। पड़ोसी देश तो करेगा, वो हमारा दुश्मन राष्ट्र है तो वो तो बिल्कुल करेगा। वो कोई भी राष्ट्र करता अपने बाहर के अपने उस हिस्से में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करता, लेकिन हमारी सरकारों ने अपने लोगों से जो टच नेहरू ने बना रखा था उसको क्यों तोड़ा, ये एक बड़ा सा सवाल है। चलिए हम कश्मीर के मुद्दे पर कभी व्यापक चर्चा करेंगे, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस पे ऐसे हम आधे घंटे में कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। लेकिन जैसा आपकी बातों से लगता है कि आप मानते हैं कि नेहरू एक अच्छे नेता थे। बिल्कुल। और अगर मैं एक क्विक क्वेश्चन पूछूं, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर्स को रेट करना हो इंडिया के, तो टॉप 5 प्राइम मिनिस्टर्स कौन से होंगे आपके हिसाब से? टॉप 5 अगर मैं पहले रेटिंग की बात करूं तो मेरी नज़र में सबसे पहले नंबर पर जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री जी,
अगर फॉरेन पॉलिसीज की बात करें, बोल्ड डिसीजन की ओवरऑल बात करते हैं, ओवरऑल की बात करते हैं तो नंबर 1 पे नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी और फिर पीवी नरसिम्हा राव, और बस इसके अलावा मैं किसी को रेट नहीं करना। क्या आप वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टॉप 5 में नहीं मानते? वो एक मास लीडर हैं क्योंकि उनके पास जनता का समर्थन है, लेकिन मैं उन्हें बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं देख पाता। मतलब देश को आगे बढ़ाने में जितना उनका प्रयास होना चाहिए था उतना नहीं है? प्रयास वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन उनका प्रयास मुझे मेरी समझ से सही नहीं दिखता। तो किन पैरामीटर्स पे आप उनको जज करते हैं? मैं सबसे बड़ा जो पैरामीटर है वो है इकोनॉमी। अगर आपके पास एक बेहतर अर्थव्यवस्था होगी तो आप देश को कहीं भी आगे ले जा सकते हैं। आप अर्थव्यवस्था की हाल आज देख रहे हैं और सरकार उन चीज़ों को अवॉइड करती है। सबसे बड़ी बात तो है कि आप अर्थव्यवस्था पर सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, आप देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर जवाब नहीं देना चाहते, आप डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, डेटा छुपाते हैं। आखिर क्यों? आप कब तक धर्म और इस आधार पर राजनीति करेंगे? जब देश में इकोनॉमी होगी, कहते हैं अगर घर में पैसा हो तो सब कुछ अच्छा चलता है, तो आपको कहीं ना कहीं इकोनॉमी को बेहतर करना होगा। और भारत जो है एक युवाओं का देश है, ऐसा गोल्डन चांस भारत में कभी नहीं आने वाला, क्योंकि अगर आज युवाओं का देश है भारत तो 10-20 साल के बाद ये बूढ़ों का देश होगा, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। आज 65% से ज़्यादा युवा 29 साल की एवरेज एज है उनकी, तो उनके हाथों में काम होना चाहिए। वो काम नहीं होगा तो क्या करेंगे? कहीं सड़क पर उतर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बाद में आप कहते हैं कि ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको उनके लिए सोचना चाहिए, आपको रोजगार उन्हें देना चाहिए। पहले की सरकारों ने इसके लिए प्रयास किया, आपको उनको और आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन आपने उसको रिवर्स कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये रिवर्स वाली जो ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत ही गंदी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि देश इस समय ट्रांजिशन की फेज से निकल रहा है, और वो जो शिफ्ट है, जो गवर्नमेंट का जो प्रयास है, वो शिफ्ट करना चाहती है लोगों का, जॉब ओरिएंटेड जो लोग हैं उनको शिफ्ट करके मेक इन इंडिया ऐसा कुछ जो है, लोगों के अंदर इनोवेशन की भावना पैदा हो, लोग अपना कुछ करें, उसके लिए काफ़ी प्रयास नहीं किए गए। एक शिफ्ट अगर हो रहा है तो एक अच्छी चीज़ नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर राष्ट्र में कभी न कभी ऐसा हुआ है। शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। आप सबको रोजगार, आप सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, आप सबको जॉब नहीं दे सकते प्राइवेट सेक्टर की, तो शिफ्ट हम लोगों को भी तो भागीदारी दिखानी पड़ेगी ना जॉब पैदा करने में। तो अगर ऐसा गवर्नमेंट कर रही है, मेक इन इंडिया का उसका प्रयास था, कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं, वो अलग की बात है, लेकिन प्रयास जो आपने कहा प्रयास नहीं कर रही है, वो प्रयास तो कर रही है। वो इस सरकार के पास एक तो पहली बात, एक प्लान जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। मेक इन इंडिया इन्होंने लॉन्च किया, लेकिन मेक इन इंडिया कितना सफल रहा ये सवाल। अगर मेक इन इंडिया सफल हो जाता, नो डाउट रोजगार की भरमार आ जाती, आप भी 10-5 को रोजगार दे रहे होते, हम भी 10-5 को रोजगार नहीं, लेकिन शिफ्ट नहीं हुआ है रोजगार। ठीक है, वही फिर मेरी बात दोबारा से मैं कहूँगा कि हम रातों रात चीज़ों को बदलते नहीं दे सकते, जादुई छड़ी किसी के पास नहीं है पाठक जी। तो प्रयास किया उन्होंने धीरे धीरे। आपको लगता नहीं कि ये, जैसे कि अब आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दी, काफ़ी नए नए स्टार्टअप्स खुले हैं। एक तरह से आप इंटरनेट पे देखेंगे काफ़ी क्रांति आई है। तो ये सब गवर्नमेंट का प्रयास नहीं है, इसमें उसने जो है प्रोसेस को जो है काफ़ी आसान किया। जहाँ पहले 50 फॉर्म भरने पड़ते थे स्टार्टअप चलाने के लिए, वहाँ 10 फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो एक ईज ऑफ बिजनेस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से लोग जो है अब शिफ्ट चेंज होगा उनका। नहीं, आप बोल रहे हैं इतना सारा कुछ हुआ है, तो फिर धरातल पर नौकरियां आ क्यों नहीं रही हैं? आप ये देखिए कि हर रोज पेपर में निकलता है इतने लाख नौकरियां, इतने करोड़ नौकरियां चली गई लोगों की। और दूसरा कि आप अगर कह रहे हैं ट्रांजिशन फेज है, तो ट्रांजिशन फेज में अपनी एक पीढ़ी नहीं बर्बाद कर सकते, और वो भी उस दौर में जब हमारे पास सबसे ज़्यादा युवाओं की पीढ़ी हो। अगर आपको ट्रांजिशन लाना था तो आप इतने रैपिड ट्रांजिशन नहीं ला सकते कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी, एक पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हो जाए उससे। जनरेशन तबाह, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, जॉब ऑटोमेटिकली कम होंगी। उसको आपको पूरा करने के लिए, उसको जो है तरह से कंपनसेट करने के लिए आपको और इनोवेट होना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पहले आप देखते थे जब फिल्मों की शूटिंग होती थी तो जो ऊपर से शॉट लिए जाते थे उसमें एक हेलीकॉप्टर होता था, एक कैमरामैन होता था। अब ना तो हेलीकॉप्टर के पायलट की ज़रूरत है और ना ही कैमरामैन की ज़रूरत है। जब से ड्रोन आ गया है, एक आदमी नीचे चला सकता है उसको, एक आदमी की जॉब गई। तो इसके लिए आपको लगता नहीं कि कुछ इनोवेट करना पड़ेगा तभी जॉब पैदा होगी। जिस रेशियो में पहले जॉब पैदा होती थी वो उस रेशियो में जॉब पैदा नहीं हो पाएगी जब तक आप इनोवेट नहीं करते, जब तक आप नई चीज़ नहीं लगाते हैं। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस पर गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए ज़्यादा, और उस पर कर रही है फोकस? सरकार फोकस कर रही है, मैं मान सकता हूँ ये बात,
लेकिन इस गवर्नमेंट के साथ मेरी नज़र में जो प्रॉब्लम है वो रातों रात फैसला लेना, रैपिड फैसला लेना। जैसे ये बड़ा सा देश है, बात करता हूँ उस पर, ये बड़ा सा देश है, आप रातों रात सो के उठे और फैसले ले लेंगे तो उससे प्रॉब्लम आ जाएगी। इनोवेशन बढ़ाने से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्रिएट, जो ये प्रॉब्लम आई है ये नोटबंदी की वजह से आई, और सरकार इस पे जवाबदेही करना ही नहीं चाहती। वो आज भी ये कहना चाहते हैं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा कदम था। अगर इतना बड़ा कदम था तो उन्हें श्वेत पत्र लाना चाहिए, उसके फायदों के बारे में बात करना चाहिए। अब ये चुप्पी क्यों है? नोटबंदी ने कई सारे सेक्टर को तबाह कर दिया। ऑटोमोबाइल सेक्टर, वहाँ पे इस तरह से हालत है कि निगेटिव जो है जॉब जनरेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन की इतनी बुरी हालत है। इसी गवर्नमेंट के पहले हर समय यूपीएससी में अच्छी खासी नौकरी आती थी, एसएससी में हर साल नौकरी आती थी, पीएसयूज में हर साल नौकरी आती थी। अब 5-7 साल से पीएसयू में कोई जॉब नहीं आई। अरे एसएससी की क्या हालत है आप देख ही रहे हैं। तो ये युवा कहाँ जाएगा? अगर ये बर्बाद हो रहा है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये शिफ्ट तो कभी न कभी करना पड़ेगा ना। जैसे कि आप यूपीएससी और एसएससी की बात विशेष रूप से आपने करी तो उसके बारे में बोलना चाहूँगा मैं। यूपीएससी में फॉर एग्जांपल एक बड़ी पोस्ट होती है, सबसे जो है उच्च दर्जे की नौकरी है अपने यहाँ पे, तो रिडंडेंट बंदे रखने से कोई फ़ायदा है? हमारा जो एक आम आदमी है उसका टैक्स पेयर की मनी बर्बाद करना वो तो वही है ना फिर। तो जो रिडंडेंट पोस्ट है उनको ख़त्म करना एक तो अच्छा कदम होना चाहिए, आपको तो ये बोलना चाहिए। क्या ये जो एसएससी की सारी पोस्ट खत्म की गई ये रिडंडेंट की वजह से खत्म की गई? बिल्कुल। सरकार के पास पैसा नहीं है, एक्चुअल सरकार के पास पैसा है लेकिन रिडंडेंट पोस्ट खत्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? खत्म करना चाहिए, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये नहीं है। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनके पास पैसा नहीं है, इसी वजह से ये पीएसयू बेच रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जैसे प्लान लेके आ रहे हैं। इन्होंने जो कदम उठाया नोटबंदी का और जीएसटी का, और इसके वजह से इनके पास सबसे बड़ी जो क्राइसिस है वो मनी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके वजह से ये घातक कदम उठा रहे। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छी सोच के साथ या किसी इनोवेशन के साथ जॉब हटाई जा रही है या युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए या पकौड़ा तलने की बात करी जा रही है। ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि इनके पास पैसे नहीं है। भारत इस समय बहुत ही बुरी इकोनॉमिक कंडीशन में है जिस पे बात नहीं हो रही है।